हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम मोंगोडीबी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे होंगे, राइट। साथ ही साथ हम मोंगोडीबी को सेटअप कर रहे होंगे, मोंगोडीबी एटलास को सेटअप कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए, राइट। तो देखो, हमने अब तक जितना भी ट्यूटोरियल किया है, राइट, पास्ट वीडियोज़ में, तो उसमें हमने कोई डेटाबेस नहीं लिया था, राइट। हम सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे एज अ डेटाबेस नाम का, और उसको ही यूज़ कर रहे थे डेटा को सेव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। हालाँकि वहाँ पे एक आपको इश्यू दिखा होगा कि वहाँ पे डेटा जो था वो परसिस्ट नहीं कर रहा था। अब हम डेटाबेस को प्रॉपर्ली सेटअप कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब डेटाबेस चाहिए क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा तो आपको आइडिया होगा ही कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, राइट, तो एक डेटाबेस उसका एक हार्ट होता है सॉफ्टवेयर का। और डेटाबेस का डिज़ाइन जितना ही अच्छा होगा, डेटाबेस का इंजन जितना ही बेटर होगा, उतना ही अच्छा आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि एट द एंड आप डेटा ही क्या कर रहे होगे, फेच कर रहे होगे और सेव कर रहे होगे डेटाबेस के अंदर, राइट। तो डेटा को मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम डेटाबेस बोलते हैं, राइट। अब देखो, अगर हम डेटाबेस की अगर बात करें तो डेटाबेस एक सही चुनना ये बहुत ही बड़ा एक काइंड ऑफ टैलेंट है, राइट, जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, राइट। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ डेटाबेसेस के बारे में, लिटिल बिट, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि कितने तरीके के डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस होता है वो होता है अपना एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। और एसक्यूएल के साथ साथ हमारे पास एक तरह का और डेटाबेस होता है जिसको हम बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये जो आपका एसक्यूएल डेटाबेस होता है ना, इसी को हम बोल रहे होते हैं रिलेशनल डेटाबेस, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। और इस नो एसक्यूएल डेटाबेस को हम बोलते हैं नन रिलेशनल डेटाबेस, नन रिलेशनल डेटाबेस। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करो, अगर एसक्यूएल या रिलेशनल की, तो आप लोगों ने सुना होगा माई स्क्वेल के बारे में, राइट, इट्स अ वेरी पॉपुलर। आपने नाम सुना होगा ऑरिकल के बारे में, आपने नाम सुना होगा पोस्ट ग्रेस के बारे में, राइट। तो ये सारे जो हैं एसक्यूएल के एग्जांपल्स हैं, राइट। ये सारे के सारे डेटाबेसेस हैं जो आपको मिल जाते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर। अगर आप नो एसक्यूएल की बात करते हो तो यहाँ पे जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है ना, इसके भी कुछ कैटेगरीज होते हैं। अब इसका जो पहला कैटेगरी होता है वो होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड। पहला जो कैटेगरी होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड, जो भी आपका डेटा होता है वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव होता है, राइट। दूसरा होता है अपना की वैल्यू पेयर बेस्ड। तीसरा होता है अपना ग्राफ बेस्ड। और चौथा होता है अपना वेक्टर बेस्ड, ठीक है। अब देखो, ये जो अपना डॉक्यूमेंट बेस्ड है, राइट, इसी को हम लोग मोंगो डीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मोंगो डीबी के अंदर जो डेटा होता है वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव होता है, आगे हम डिस्कस भी कर रहे होंगे, राइट। जो अपना की वैल्यू होता है, इसका वेरी गुड एग्जाम्पल है अपना रेडिस, ठीक है। रेडिस भी एक डेटाबेस है। ग्राफ डेटाबेस का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा अपना नियो फोर जे, ठीक है। और वेक्टर डेटाबेस का एग्जांपल हो जाएगा लाइक पाइन कॉइन, ठीक है। पाइन कॉइन हो गया, मिलवर्स हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, राइट। अब देखो, जनरली हम लोग जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स हम बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर रहे होते हैं, या तो हम एसक्यूएल हमें अगर यूज़ करना है तो माई स्क्यूएल, ओरेकल और पोस्टग्रेस में से कोई एक चूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मोंगो डीबी का यूज़ कर रहे होते हैं। और कभी कभी मोंगो डीबी के साथ साथ हमें रेडिस भी चाहिए होता है, राइट। और एआई एप्लीकेशन में आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं नियो फोर जे का, राइट, ग्राफ डेटाबेस का और वेक्टर डेटाबेस का, ठीक है। हालांकि इन सब वेक्टर डेटाबेस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए जो फ्यूचर में बना भी रहा हूँ, डिटेल्स में कंपैरिजन कर रहा हूँ। अभी जो है हम जो अपना डिस्कशन रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन रखेंगे छोटा सा कि हमें मोंगो डीबी क्यों चाहिए, राइट। तो देखो, हमारे पास दो तरीके के डेटाबेस अवेलेबल हैं, एक हो गया एसक्यूएल और एक हो गया नो एसक्यूएल, ठीक है। अब इनकी अगर डिफरेंसेस की अगर हम बात करें ना, तो जो अपना पहला जो डिफरेंस है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में ना, वो ये डिफरेंस है कि जो आपका एसक्यूएल डेटाबेस होता है, राइट, इसमें क्या होता है कि आप जो भी डेटा आप स्टोर करते हो वो, राइट, टेबल क्रिएट करते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, और टेबल के अंदर आप रो और कॉलम डिफाइन करते हो। तो पर्टिकुलरली आप क्या करते हैं, आप टेबल बनाते हो, टेबल के अंदर आप रो और कॉलम डिफाइन करते हो। और इनफैक्ट इसी प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं कि हम एक स्कीमा डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम एक रिजिड स्कीमा डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो पर्टिकुलरली अगर आप कोई भी एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको कोड करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको डेटाबेस पूरा डिज़ाइन करना होगा। सारे जितने भी रिक्वायर्ड जो आपके टेबल्स हैं, राइट, टेबल्स के अंदर जो रोज एंड कॉलम्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, वो आपको डिफाइन करने होंगे। आपको प्रॉपर स्कीमा डिफाइन करना होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिजिड स्कीमा। हालांकि आप जब नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करते हो, जैसे कि मोंगोडीबी की जब हम बात करते हैं, तो उस केस में आपको प्रॉपर पूरी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, कि टोटल कितने तरीके के आपके पास डेटा होंगे, उनके कितने आप पर्टिकुलरली उनको स्प्लिट आउट करोगे, कितने आप उनके कलेक्शंस बनाओगे। तो हमारा नो एसक्यूएल की अगर हम बात करते हैं ना मोंगो डीबी की, हम अगर मोंगो डीबी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मोंगो डीबी के अंदर हमारे पास टेबल की जगह कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। और कलेक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर रहे होते हैं। हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर रहे होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपका प्लूरल टर्म हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और पर्टिकुलरली हमारा जो होता है ना, एक बी एस ओन फॉर्मेट होता है हमारा, एक बी एस ओन फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे मान लो मेरे को अगर होटल का डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ पे हो जाएगा आईडी होटल का, ठीक है। फिर उसके बाद होटल का नेम हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास होटल का प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोंगो डीबी में जो है हम डेटा स्टोर कर रहे होंगे। और ये हम स्क्यूएल की बात कर रहे हैं, अगर यही हम स्क्यूएल की बात करें ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम एक टेबल बना रहे होंगे, पहले हम एक टेबल बना रहे होंगे। जैसे कैसे यहाँ पे एक कलेक्शन बनाएंगे, तो मान लो इस कलेक्शन का जो नाम है वो हम दे देते हैं होटल्स, तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा होटल्स का। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम सारे रो और कॉलम डिफाइन कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम हो जाएगा, एक हो जाएगा अपना आईडी, ठीक है, एक हो जाएगा अपना नेम, और एक हो जाएगा अपना प्राइस करके, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम सारा डेटा जो है होगा वो फीड कर रहे होंगे, जो अपना इंडिविजुअल डेटा होगा, ठीक है, एक होटल का, वो एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल डेटा होगा होटल का, वो एक बीएसएन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, बीएसएन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो बीएसएन ऑब्जेक्ट होता है वो जेएसओन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो देखो पहला तो हमने ये डिफरेंस सीख लिया कि एसक्यूएल में टेबल, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा, मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे ना पर्टिकुलरली सी, यहाँ पे आपको स्क्यूएल के केस में स्कीमा जो है पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। एक रिजिड स्कीमा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, रिजिड स्कीमा इज नीडेड, ठीक है, ठीक है। अब ये रिजिड स्कीमा क्या है, रिजिड स्कीमा का मतलब ये है कि आपको ओवरऑल पूरा एक स्कीमा बनाना पड़ेगा, जितने भी टेबल्स हैं उनको आपस में रिलेट करवाना पड़ेगा, वहाँ पे आईडी फॉरेन कीज का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। और आपको क्या है, पर्टिकुलरली स्कीमा डिज़ाइन करने के बाद, टेबल्स वेबल्स बनाने के बाद ही फिर आप उनमें डेटा फीड कर रहे होगे, राइट। आप कोडिंग अपना स्टार्ट कर सकते हो। यही आपका जो नो स्क्यूएल होता है मोंगो डीबी, इसके अंदर जो स्कीमा होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। यहाँ पे हम डायनेमिक स्कीमा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, स्कीमा यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप आगे पढ़ रहे होंगे डेटा मॉडल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना, कोड के अंदर ही हमारे पास एक मॉडल होता है जो डिसाइड कर रहा होता है कि जो हमारा कलेक्शन है जहाँ हम डेटा स्टोर करेंगे, राइट, होटल का, वो कैसा दिखने में होगा, वहाँ पर कितनी फील्ड्स होंगी। और इनफैक्ट जैसे जैसे हमारा यूज केस बढ़ेगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, मोंगो डीबी के केस में हम इजीली हम स्कीमा को चेंज कर सकते हैं। इजीली हम क्या कर सकते हैं, स्कीमा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही हमारा अगर एसक्यूएल की बात होती है ना, तो एसक्यूएल के केस में हम क्या कर सकते हैं, इजीली स्कीमा चेंज नहीं कर सकते। इस ईजिली हम स्कीमा चेंज नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली हमें एसक्यूएल में क्या करना होगा, एक टेबल चेंज करने के लिए, उसको अल्टर करने के लिए पहले का जो भी डेटा है उसको नए वाले टेबल में फिट बिठाना पड़ेगा, सारे के सारे नॉर्मलाइजेशंस वगैरह करने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेडेक आ जाता है, राइट। तो देखो ये सब चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही होगी। आपको ये पूरी चीज़ तब समझ में आ रही होगी जब आप दोनों पे आप वर्क करोगे, राइट। तो इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से आपको डेफिनेशंस बता दे रहा हूँ। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो लोग बोलते हैं कि एसक्यूएल को थोड़ा सा स्केल करना भी जो होता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो देखो अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस को स्केल करना चाहते हो, तो एसक्यूएल के केस में क्या होता है कि अपने पास वर्टिकल स्केलिंग तो पॉसिबल होता है। हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग जो है वो पॉसिबल होता है। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि हमारा जो रैम होता है, राइट, रैम होता है, और जो भी तुम्हारा एसएसडी होता है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारे पास जो सर्वर होगा हमारा एसक्यूएल डेटाबेस का वो एक ही रहेगा,
उसकी रैम और एसएसडी को बढ़ा देंगे ताकि हमारी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये देखो, हमारा जो पर्टिकुलरली नो एसक्यूएल डेटाबेस है ना, ये ना इनबिल्ट इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसको ना हम लोग हॉरिजेंटली भी स्केल कर सकें। इसको हम लोग हॉरिजेंटली जो है हम लोग स्केल कर सकें, ठीक है। हॉरिजेंटली स्केल करने में होता क्या है कि देखो, मान लो तुम्हारे पास एक मोंगोडीबी का इंस्टेंस है, एक हमारे पास मोंगोडीबी का इंस्टेंस है। अगर तुम्हें फ्यूचर में जरूरत पड़ती है, ठीक है, और भी ज़्यादा राइट डेटा की, राइट डेटा सेव करने के लिए तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसके मल्टीपल तुम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। इसके तुम मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक ही मशीन का रैम और सीपीयू बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे हम अलग अलग मशीन्स पिक कर सकते हैं, राइट, और ये आपस में हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं शार्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि इनबिल्ट शार्डिंग की कैपेबिलिटी होती है मोंगोडीबी के अंदर, जो कहीं ना कहीं एसक्यूएल में थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। तो देखो, ये छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का, ठीक है ना। अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिकली आगे किसी वीडियो में सीख रहे होंगे। अभी के लिए बस इतना ही सीखना है। कोई आपसे पूछ दे एक काइंड ऑफ थ्योरी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन कि तुम मोंगोडीबी क्यों यूज़ कर रहे हो, तो तुम बता देना कि देखो, मोंगोडीबी जो होता है वहाँ पे स्कीमा जो होता है डायनेमिक होता है, ठीक है। अगर हमारा डेटा चेंज होता है, हम कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, अगर हम कोई ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं जिसमें हमें पता है कि डेटा कितने तरीके के होने वाले हैं, कैसे वो आपस में रिलेट होने वाले हैं, तो उस केस में एसक्यूएल यूज़ करना सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा कोई नया एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, नई इंडस्ट्री का कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा डेटा जो होगा वो कैसे इवॉल्व होगा फ्यूचर में, तो तुम मोंगोडीबी अगर यूज़ करते हो तो तुम्हें फ़ायदा हो जाता है। तुम क्या कर सकते हो, ज़्यादा चेंजेस तुम्हें डेटाबेस में नहीं करने पड़ते। तुम क्या कर सकते हो, ईजिली जो है तुम चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो डेटा के लिए अपने कोड के अंदर, और इट विल वर्क, राइट। सो ये सब कुछ फ़ायदे हो जाते हैं हमारे पास एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के, राइट। सो अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें ना, तो हम बोल सकते हैं कि जो अपना एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं ना, उसके अंदर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रिफर करते हैं रखना, स्ट्रक्चर्ड डेटा को, ठीक है। और जो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है मोंगोडीबी, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा को तो हम रख ही सकते हैं, साथ ही साथ हम सेमी जो स्ट्रक्चर डेटा होता है, राइट, सेमी जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसको भी रख सकते हैं। साथ ही साथ हम नॉन स्ट्रक्चर डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चर डेटा को भी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं मोंगोडीबी को यूज़ करना आजकल, ओके। अगर हम बात करें, राइट, कि हम मोंगोडीबी यूज़ कर कैसे पाएंगे, तो अगर आपको मोंगोडीबी यूज़ करना है ना, इफ़ यू वांट टू यूज़ मोंगोडीबी इन योर प्रोजेक्ट, you have two option, you have two option। the first option is everyone। MongoDB का एक कम्युनिटी एडिशन सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है आपके पास MongoDB का कम्युनिटी एडिशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप किसी भी पीसी पे चला सकते हो, राइट, रन ऑन आवर ऑन पीसी, ठीक है। पीसी हो गया या वर्चुअल मशीन हो गया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है हमारे पास मोंगोडीबी की तरफ से एक क्लाउड होस्टेड सर्विस है, ठीक है, मोंगोडीबी एटलास करके, मोंगोडीबी एटलास करके, ये हमारा क्या है, क्लाउड होस्टेड सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली एक रेंट कर सकते हैं मोंगोडीबी का एक सर्वर जो कि क्लाउड पे होस्टेड होगा, और उसको मैनेज भी मोंगोडीबी ही कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा मैनेज करना इजी होता है, इसको थोड़ा मैनेज करना इजी होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैनेज करना इसको, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये वाला जो है पर्टिकुलरली जो आपका कम्युनिटी एडिशन है बिल्कुल फ्री है, बट ये थोड़ा सा पेड है। हालांकि हमारे पास फ्री ट्रायल भी होता है, ठीक है, हमारे पास फ्री ट्रायल भी होता है। हम अपने प्रोजेक्ट में फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे होंगे मोंगोडीबी एटलास का। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जो भी आपका डेटाबेस है, राइट, वो एक क्लाउड पे रहेगा, राइट, और फिर आप किसी भी पीसी से ना इससे कनेक्ट हो सकते हो। तो मल्टीपल लोग भी अगर सेम
प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो ना, तो उस केस में MongoDB एटलास को एज अ डेवलपमेंट डेटाबेस यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो डेटा इस बंदे ने सेव किया ना, वो इसको रिट्रीव कर सकता है दूसरा बंदा भी, ठीक है, क्योंकि ये क्लाउड पे एक सेंट्रल तरीके से डेटाबेस जो है आपको मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट सीख रहे होंगे कि MongoDB एटलास को सेटअप कैसे करते हैं। MongoDB एटलास को हम सेटअप कैसे कर सकते हैं, ये हम सीख रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल पे आ जाओ और आप सर्च करो MongoDB एटलास करके, ठीक है। आपकी जो पहली लिंक होगी वो ओपन कर लेनी है, ठीक है। एंड हेयर यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर साइन इन और गेट स्टार्टेड। मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है, राइट, MongoDB एटलास पे। तो मैंने साइन इन पे क्लिक किया और मैं यहाँ से गूगल लॉगिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ऑटोमेटिकली इसने लॉगिन करवा दिया, ठीक है। सेशन जो होगा वो स्टोर होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो, आप साइन अप करो या साइन इन करो, एट द एंड आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना है। एट द एंड आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना है, ठीक है। अब क्लस्टर क्या चीज़ होती है, क्लस्टर काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि एक आपका डेटाबेस, MongoDB डेटाबेस जो सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो आप क्रिएट पे क्लिक करो, ओके, एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है दिस फ्री वन, ठीक है, फ्री वाला यूज़ करना है आपको अभी के लिए। क्लस्टर का नेम आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको रिमेंबर करने में हेल्प करे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसका नेम दे देता हूँ गिकासरम ट्यूटोरियल्स करके, ठीक है, गिकासरम ट्यूटोरियल्स। इसमें बेसिकली हम सारे जितने ट्यूटोरियल्स बना रहे होंगे गिकासरम के चैनल पे, उससे रिलेटेड हम सारा काम कर रहे होंगे इस वाले क्लस्टर के अंदर। और बाकी जो भी आपका प्री सिलेक्टेड है फील्ड्स वो आप सिलेक्ट रखे रहो, ठीक है। आप यहाँ क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करो, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, और आपका जो क्लस्टर हो जाएगा वो डिप्लॉय हो जाएगा आपके बिहाफ पे एक, ओके। एंड नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, इसको आप कट कर दो एंड लेट्स गो टू क्लस्टर्स, लेट्स गो टू क्लस्टर्स। हियर यू कैन सी एवरीवन, अभी जो हमारा क्लस्टर है वो क्रिएट हो रहा है, राइट। सो इट विल टेक सम टाइम, फ्यू मिली सेकेंड्स, राइट। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे की कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो हियर यू कैन सी गिकासम ट्यूटोरियल्स इज रेडी टू यूज, वी आर गेटिंग, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू ना, आप लोग जब कनेक्ट हो गए ना इस क्लस्टर के साथ, तो बहुत लोगों का ना एरर आएगा फ्यूचर में नेटवर्क से रिलेटेड। तो उसको फिक्स करने के लिए पहले से हम क्या कर सकते हैं, हम नेटवर्क एक्सेस पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ नेटवर्क एक्सेस में हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस किस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ सकती है इस क्लस्टर से कनेक्ट होने के लिए, MongoDB एटलास से कनेक्ट होने के लिए। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, अभी के लिए हम क्या करेंगे, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे ना, तो हम ये अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे और कंफर्म कर देंगे। बिकॉज होता क्या है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा लोकेशन चेंज होता है, हमारा नेटवर्क चेंज होता है, तो हमारी आईपी भी चेंज हो जाती है। तो उस केस में फिर आपको बार बार आके अपना आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ जाता। इसलिए मैंने अभी के लिए क्या किया है कि मैं अभी क्योंकि डेवलपमेंट फेज में हूँ, सो व्हाट आई एम डूइंग ना, मैं सारे ही आईपी एड्रेस को एक्सेस दे दे रहा हूँ अपने MongoDB एटलास से कनेक्ट होने के लिए। हालांकि जब प्रोडक्शन में हम जब जाएंगे तो उस केस में इस वाले आईपी एड्रेस को 0.0.0 को हम रिमूव कर देंगे, सो दैट कि जो हमारा फ्रंट एंड या जो हमारा बैक एंड का जो ऐप का जो आईपी है सिर्फ वही जो है एक्सेस कर पाए अपने MongoDB एटलास को, ठीक है। तो ये सेटिंग्स करने के बाद वी आर रेडी, लेट्स क्लिक ऑन क्लस्टर्स अगेन, राइट। एंड यहाँ पे आप कनेक्ट पे क्लिक करो और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा MongoDB के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। हालांकि हम अगली वीडियो में अब देख रहे होंगे कैसे हम Node.js के कोड के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे होंगे MongoDB के साथ। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम MongoDB कॉम्पास का यूज़ कर सकते हैं MongoDB के इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो एक एप्लीकेशन होता है हमारे पास MongoDB कंपास करके, देखो कुछ इस तरीके से दिखता है ये, एंड इसको आप विंडो में भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैक ओएस में भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब इस MongoDB कंपास से आप क्या सकते हो कि या तो आपका जो MongoDB एटलास का जो आपका वर्जन है, या फिर कोई अगर आपके लोकल पीसी पे भी अगर कोई MongoDB का कम्युनिटी एडिशन चल रहा है तो उन दोनों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इस MongoDB कंपास के साथ। यह आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है MongoDB के साथ वर्क करने के लिए, चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको URI पास करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से हम कंपास पे क्लिक करेंगे एंड हियर यू कैन सी एवरीवन, दिस इज आवर URI, दिस इज आवर URI जो हमें यहाँ पे चाहिए होगा। ओके, एंड इस URI में आपको बस चीज़ें क्या करनी है, यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना ऐड करना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड ऐड करना है, जो भी आपने पासवर्ड सिलेक्ट किया है MongoDB का, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस एक्सेस का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे एक यूज़र मिल जाएगा अंकित करके, इसको एडिट करना है। और एक काम करते हैं, इसका पासवर्ड फिर से हम जनरेट करते हैं, ऑटो जनरेट सिक्योर पासवर्ड, पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं जो हमने नया पासवर्ड जनरेट किया है और अपडेट कर देते हैं यूज़र को। और सेम पासवर्ड को हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप नेम जो है कुछ भी आप दे सकते हो इस कनेक्शन का, तो मैं यहाँ पे विकासरम ट्यूटोरियल्स एटलास इंस्टेंस करके जो है मैं इसका एक नेम दे देता हूँ, ठीक है। एंड कलर भी डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ग्रीन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेव एंड कनेक्ट पे हम क्लिक करेंगे एंड हियर यू कैन सी एवरीवन, राइट नाउ हियर एवरीवन, हियर यू कैन सी हमारे पास 3 टोटल जो है अपने क्लस्टर के अंदर डेटाबेसेस हैं। एक है आपका एडमिन करके, एक है अपना लोकल करके, और एक है अपना सैम्पल एमफ्लिक्स करके, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका एक क्लस्टर होता है ना, इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट का डेटा रख सकते हो। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए आपको क्लस्टर के अंदर क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो हम एक और क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए डेटाबेस। सो लेट्स सी, डू वी हैव एनी ऑप्शन हियर टू क्रिएट अ डेटाबेस हियर। सो क्लिक ऑन प्लस एंड हियर यू कैन सी एवरीवन, हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लस्टर के अंदर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना Airbnb का, तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम हम दे देंगे Airbnb। और Airbnb के अंदर हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस भी होंगे, राइट। तो एक हमारा कलेक्शन होगा होटल्स करके, ठीक है। तो इतनी कुछ सेटिंग्स करने के बाद हम क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और हियर यू कैन सी एवरीवन, फॉर आवर Airbnb प्रोजेक्ट ना हम Airbnb डेटाबेस का यूज़ कर रहे होंगे और उसके अंदर एक होटल्स करके हमने कलेक्शन भी क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर सारे होटल का डेटा हम स्टोर कर रहे होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको पता ही है कि SQL के अंदर टेबल होता है और NoSQL के अंदर हमारे पास कलेक्शंस होते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक होटल्स करके कलेक्शन है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम क्या कर रहे होंगे, इस MongoDB का जो हमारा क्लस्टर है इसके साथ कनेक्ट होंगे एंड इस MongoDB क्लस्टर के Airbnb डेटाबेस के साथ कनेक्ट होके इस होटल्स वाले कलेक्शन के अंदर कुछ हम डेटा को ऐड कर रहे होंगे कोड के थ्रू, राइट, APIs के थ्रू। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, उससे हमें हेल्प मिलती है, बूस्ट मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम MongoDB के साथ कनेक्ट होने का और MongoDB को यूज़ करने का कोड लिख रहे होंगे अपने APIs वाले कोड के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।